हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी ज्ञान दायनी में। जैसा कि आज आपकी भूगोल की अगली क्लास आपको दिख भी रही है बोर्ड पर कि आज आपके लिए पशुपालन पढ़ाया जाएगा। आज हम पशुपालन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज तबीयत भी डाउन है, परंतु मैंने सोचा आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को स्किप ना किया जाए एक भी दिन के लिए, चाहे छोटी सी ही क्लास बने। इसलिए मैंने आपको पहले वर्चस्व दिया आप सभी को कि क्लास का एक भी दिन मिस ना हो। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि पशुपालन आज हम बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा ये बात करेंगे, जैसा कि मैं अभी तक जितनी भी भूगोल की क्लास ली हूँ उन सब की एक मैंने लिस्ट बना दी है। जैसे प्ले लिस्ट होती है कि आप एक जगह सारा प्ले लिस्ट कर दीजिएगा, तो मैंने ज्योग्राफी की जितनी भी क्लासें अभी तक मैंने ली हैं उनको वहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। अगर आप शुरू से देखना चाहेंगे पहली क्लास से लेकर अभी तक की क्लास को, तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में वो मिल जाएंगी। जैसा कि कई लोगों ने कमेंट किया कि आप प्ले लिस्ट बना दीजिएगा, तो मैं वो कर चुकी हूँ। आप वहाँ पर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आप बहुत ही ईमानदारी के साथ वहाँ पर सब कुछ बता देती हैं कि मतलब कि मेरा लेक्चर कल का सही नहीं था। ये सारी बातें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बतानी चाहिए, परंतु मेरे घर में मेरी दीदी जो हैं वो कहती हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ईमानदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे लगा कि ईमानदारी से शिक्षा दी जाए या ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। तो उसमें अगर कोई चीज़ किसी को नहीं आ रही है, नहीं पता है, तो ये नहीं कि मैं उसे छिपा लूँ कि अरे मुझे नहीं आती तो मैं कैसे इनसे कहूँ कि अरे नहीं आता है। तो इस वजह से मतलब छिपाना ये कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं जो चीज़ सामने वाले को आती वो हमें आती हो, जो चीज़ हमें आती वो सामने वाले। हर एक ह्यूमन नेचर है कि अगर ह्यूमन है तो वो उसका नेचर अलग अलग होगा ही। अगर एक जैसा नेचर होता तो शायद सबके पास सुख होता, और किसी और के जैसे नेचर होता तो शायद सबके पास दुख होता। सीधी सी बात है, सबका नेचर अलग है, सबका समझने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। तो आज थोड़ा सा मेरा स्थान परिवर्तन हुआ, इधर उधर हो गया है, तो देखते हैं कि ये क्लास कैसी चलती है इस पर। तो जैसे आपको पशुपालन दिख रहा है, तो पशुपालन में आप जैसे जान रहे हैं, पहले बात करते हैं कि पशुपालन कहेंगे किसे। तो जैसे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि, मतलब दूध ये मतलब वर्चस्व है इनके। दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट में पढ़ देती हूँ कि दूध, मांस अपनी भाषा में आपको समझा देते कि जैसे आप लगभग सभी लोग गांव घर जानते हैं कि गांव में गाय भैंस, शहरों में भी होती है, लोग दूध लेने जाते हैं। तो दूध कहाँ से मिलता है? ये तो आपको गाय का दूध मिलेगा, या तो भैंस का दूध मिलेगा, या बकरी का दूध मिलेगा। ये 3-4 प्रकार के दूध ज़्यादा मतलब माने जाते हैं कि जैसे डेंगू चल रहा है या आपको टाइफाइड हो गया तो कहेंगे कि बकरी का दूध पीजिएगा, तब बकरी के दूध की ज़्यादा मतलब आवश्यकता पड़ जाती है लोगों को। ऐसे नॉर्मल दूध गाय और भैंस का लोग खाते पीते हैं। तो दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादकों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं, अब कृषि कार्य के लिए जैसे बैल हो गया, कृषि कार्य किससे करेंगे? बैल हो गया, खच्चर हो गए, इनसे क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। माल परिवहन मतलब जो माल परिवहन के लिए हों, जैसे आपके मैंने बताया कि घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा से भी लोग क्या माल परिवहन इधर उधर माल ले जाते हैं। जैसे गांव में देखिए, जैसे राशन आसन आता है, आप मंगाइए राशन तो कहाँ से आएगा? घोड़ा गाड़ी आती है, उससे आता है। तो माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया को पशुपालन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दूध हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गया, चमड़ा हो गया आदि पशु उत्पादन, मतलब पशुओं से ये उत्पाद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आगे की बात करते हैं अब हम लोग। आप लोग इतना तो जाने के होंगे पशुपालन किसे कहेंगे, जहाँ ऊन होगा, चमड़ा होगा, मांस होगा, दूध होगा, ये सारे। और कृषि कार्य के लिए जैसे बैल हो गया, आपकी कुछ गायें भी ऐसी हैं जो कृषि कार्य भी करती हैं और दूध भी देती हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर चर्चा करूँगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि
पशुपालन गणना कब हुई थी? सबसे पहले पशुपालन गणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम पशुपालन गणना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। 1919 और किस संबंध से जाना जाता है आप लोग ये भी बता सकते हैं कि 1919 की घटना और क्योंकि ये कब का समय था जब यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। कहाँ पर? भारत पर। उतने समय अंग्रेज अपने चरम पर एकदम चल रहे थे। 1919 का समय एकदम चरम पर था। तो आप बता सकते हैं कि 1919 में ऐसा कौन सा शासक था जो शासन कर रहा था यहाँ पर भारत में। इसे बहुत ही प्रसिद्ध ये मतलब सन है 1919। इसे किस और नाम से जाना जाता है? बस आप लोग इतना कमेंट करेंगे तब भी पता चल जाएगा आपको। ये इतिहास से रिलेटेड है। इसे इतिहास से रिलेटेड किस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं आप इसे कमेंट करके बताएंगे 1919 को। ठीक है। तो सर्वप्रथम पशुपालन गणना कब हुई थी? 1919 में। सबसे लास्ट में अभी कब हुई है? तो 1718 में हुई थी। हर 5 साल में पशुपालन की गणना की जाती है। हर 5 साल में पशुपालन की गणना की जाती है। मनुष्य की मतलब ऐसे जनसंख्या वाली गणना मतलब हम आप मतलब जिसमें हम बच्चे औरत आदमी सब आते हैं उनकी जनगणना जो होती है या उनकी गणना जो होती है वो हर 10 साल में की जाती है। तो सर्वप्रथम अभी लास्ट में 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी परंतु नहीं हो पाई कोरोना के कारण। अब शायद अभी होने वाली है, ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि अब जनगणना होने वाली है। तो जैसे 1919 में हुई थी तो इनकी जनगणना लास्ट टाइम आपके 1718 में हुई थी। तो 1718 के बाद में अब 17 से आप जोड़ लिए तो 17 5 22 2022 में होनी है, अभी हुई नहीं है इनकी। तो जब 2017 और 18 की जनगणना इनकी हुई थी तो उतने समय ये 20वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 20वीं गणना थी। इंद्रिय पशुपालन की 20वीं गणना थी। आप अभी यही याद करना है क्योंकि मतलब आरओ में प्रश्न, पीसीएस में प्रश्न, मतलब आप स्टेट लेवल या वनडे लेवल किसी में भी अभी यही पूछा जा रहा है। ठीक है ना, कि सर्वप्रथम गणना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। उसके बाद हर 5 साल में गणना इनकी की जाती है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी तो जब 2020 वाली जनगणना हुई है तो भारत में 192 आप लिख लीजिए, भारत में 192.49 मिलियन, ये क्या है? मिलियन है। 192.49 मिलियन गाय बैल भारत में है। क्या है? गाय बैल मतलब पशुपालन है, गाय बैल है। ठीक है, गाय बैल आदि है। ठीक है। ऐसे आप मोटा मोटा गाय और बैल को ही जाना जाता है। गाय बैल, कुक्कुट पालन आदि प्रकार के होते हैं। रेशम कीट पालन होता है। ये सब पशुपालन में ही आएंगे। जैसे गाय बैल का हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, आपका रेशम कीट पालन हो गया है। मिश्रित जो आपकी मिश्रित कृषि होती है वो भी इसी में आएगी। ठीक है। तो अब आगे आपकी बात करते हैं। आज थोड़ा सा स्थान परिवर्तन हुआ है तो चीज़ें इधर उधर हैं। अभी वहाँ पर मेज़ थी, यहाँ पर मेज़ नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ पर भी व्यवस्था करने की। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला सेटअप ज़्यादा सही है कि वही वाला सेटअप सही था। जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसा ही आगे कार्य करूँगी। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि गाय बैल जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो पहले प्रकार दुधारू नस्लें। तो दुधारू नस्लें में क्या आती है? जो गाय हैं, दुधारू नस्लें की जो आपकी गाय होती हैं, इस नस्ल की गाय तो अधिक दूध देती हैं। जो गाय होती है वो अधिक दूध देती हैं। इस नस्ल की जो गाय होंगी वो अधिक दूध देती हैं। ठीक है, ये वाला चिन्ह आपका अधिक का है या ज़्यादा का। ठीक है, अधिक दूध देती हैं। लेकिन दुधारू नस्लें जो हैं, जैसे गाय तो अधिक दूध देती है लेकिन जो बैल होते हैं वो इतना कृषि कार्य नहीं कर पाते इस नस्ल के। तो क्या करते हैं वो कृषि कार्य में संपन्न बहुत नहीं होते। कोई बैल होता है ना, तो आप इसके ऐसे संपन्न कम होते हैं। कोई बैल, जैसे आप लोग, अब हम लोग तो मतलब किसान के घर के ही हैं तो जान रहे हैं कि कोई बैल ऐसा होता है जैसे खेत जोता जा रहा है तो वहीं बैठ जाते हैं। और कोई बैल ऐसे होते हैं
कि आप 2-4 बीघा खेत जोत लेंगे एक दिन में, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलते रहते हैं। तो ये होते हैं, ये दुधारू नस्लें जो होती है वो इसी में आएंगे, ये वाले बैल। जैसे ये कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाते हैं, इनको लगता है बस आराम करते रहो, ज़्यादा सही रहता है ना। आगे बात करते हैं फिर इसके बाद गाय कितनी प्रकार की होती हैं, मतलब कौन कौन सी प्रकार की होती हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गिर आपकी गिर नस्ल की, गिर नस्ल, तो ये आपके कहाँ पाया जाएगी, गुजरात के काठियावाड़ में। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में जो गिर नस्ल की गाय होती है वो कहाँ पाई जाती है, गुजरात के काठियावाड़ स्थान पर पाई जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं साहीवाल, साहीवाल या साहीवाल नस्ल। ये ऐसी गाय है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। ये एक दिन में लगभग 20 से 25 लीटर दूध देती हैं। कितना, 20 से 25 लीटर दूध देती हैं एक दिन में। एक दिन की बात हो रही, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम की बात हो रही, ये 20 से 25 लीटर दूध देती हैं। साहीवाल नस्ल की गाय जो होती है, ये साहीवाल नस्ल की गाय, तो ये आपकी कहाँ पाई जाएंगी, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह निकल के आए थे। फिर इसके आगे आपके हैं सिंधी नस्ल। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान के सिंध। ये कम से कम 15 से 20 लीटर दूध देती है, 15 से 20 लीटर दूध देती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन है, साहीवाल गाय है, ठीक है, साहीवाल गाय है। फिर है देवनी नस्ल की। ये नस्लें केवल आप जान लीजिएगा। फिर है थारपरकर नस्ल की, ये गाय की ही नस्ल है, ठीक है ना। कौन सी, ये थारपरकर गाय की ही नस्ल है। और आदि प्रमुख नस्लें सम्मिलित हैं। फिर आता है दूसरी नस्लें, जो है ये कौन सी नस्लें थी, ये दुधारू नस्लें थी। कौन सी, दुधारू नस्लों के अंदर ये आती हैं, नस्लों के अंदर ये कौन सी, ये फर्स्ट थी ना। तो ये दुधारू नस्लें जो हैं, इनके अंदर कौन कौन सी, गिर आती है आपकी, साहिवाल आती है, सिंधी आती है, देवनी आती है, थारपरकर नस्ल आती है। तो ये सारी नस्लें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, दुधारू नस्लों के अंदर। सबसे दुधारू कौन सी है, साहिवाल है सबसे दुधारू। ये 20 से 25 लीटर दूध आपके पर डे देती है, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी, 2 प्रकार की मैंने बताई, 2 प्रकार की। तो अब दूसरी जानते हैं, दूसरी कौन सी है। दूसरी आपकी है भारवाही नस्लें। क्या है, भारवाही नस्लें, ठीक है। अब भारवाही नस्लों के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, तो आप जानिए कि भारवाही नस्लों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो जैसे इसमें नागौरी, मालवी क्या आएंगी, नागौरी, मालवी आपकी इसके अंतर्गत आएंगी। और भी हैं हल्लीकर, क्या आएगी, हल्लीकर। आपको जैसे अगर ना दिख रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। किल्लारी, कौन सी नस्ल आएगी, किल्लारी। मैंने आपसे जैसे बताया, थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। इसमें क्या है, सीरी आदि प्रमुख नस्लें हैं, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी भारवाही नस्लों के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, नागौरी, मालवी, हल्लीकर, किल्लारी, सीरी आदि नस्लें जो हैं, ये आपके भारवाही नस्लों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, भारवाही नस्लों के अंतर्गत आती हैं। अब आगे बात करते, देश की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गाय राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान में मिलने वाली गाय की नस्लें थारपारकर, जैसे मैंने बताया था, थारपारकर देश की सबसे, क्योंकि वो साहीवाल जो है वो आपके पाकिस्तान की हो जाती है। देश की सबसे थारपारकर, आप यहाँ लिख लीजिएगा, क्या है, थारपारकर, ये कहाँ आपकी पाई जाती है, तो राजस्थान में। कहाँ आपकी पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। देश की सबसे अच्छी नस्ल की थारपारकर। राठी भी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, राठी राजस्थान में पाई जाती है आपके। राठी हो गई, और
काक रेंज हो गई, साहिवाल। साहिवाल कुछ, क्योंकि जो राजस्थान का एरिया ऐसे है जो पाकिस्तान से थोड़ा सा लगता है, तो वहाँ पर साहिवाल भी पाई जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। साहिवाल, लेकिन ये मुख्यतः कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की साहिवाल। लाल सिंधी, लाल सिंधी उधर क्या थी, केवल सिंधी थी, ये लाल सिंधी हो गई आपकी। लाल सिंधी कहाँ पाई जाएगी, नागौरी, नागौरी, हरियाणी, हरियाणवी। हरियाणवी गाय भी बहुत ही मतलब दूध वाली होती है, 15 लीटर तक दूध देती है प्रतिदिन। मालवी एम में होती है, मालवी एंड में होती है। ये इतनी प्रकार की जो नस्लें हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, आपके राजस्थान में पाई जाती हैं। लगभग गाय और भैंस की नस्लें आपके हरियाणा राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं, जो दुधारू भी होती हैं और काफ़ी मात्रा में ये दूध देती हैं। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली साहिवाल है, लेकिन गाय से अधिक मतलब सबसे ज़्यादा गाय में कौन सा दूध देती है, तो साहिवाल, लेकिन गाय से भी अधिक दूध देती है भैंस है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या जानेंगे इसके आगे। साहिवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती हैं। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक है, ठीक है ना, काफ़ी अधिक है। मैंने बताया कि ये 20 से 25 लीटर एक दिन में दूध देती हैं। एक दिन में दूध 20 से 25 लीटर मायने रखता है आपका, ठीक है ना। और ये हकीकत भी है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पशुपालन हुआ है, मतलब गाय भैंस हम लोग पाले हैं, तो जानते हैं कि ये इतना ही नहीं और इससे भी अधिक दूध देती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो गाय थी तो वो लगभग 30-20 लीटर दूध एक दिन में देती थी। 30 से 35 लीटर दूध एक दिन में, मतलब 17-18 लीटर दूध सुबह और 17-18 लीटर दूध शाम को देती थी। उसको दो लोग मतलब उसका दूध निकालते थे, पापा और भैया दोनों लोग, एक तरफ पापा और एक तरफ भैया। ये मतलब सच है, ये साहिवाल जो गाय है ये बहुत ही ज़्यादा दूध देती है और राजस्थान से ही मतलब आती थी, राजस्थान हरियाणा से। उसके बाद आप आगे जैसे देखेंगे कि मैंने बताया गंगा तीरी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की आपको याद करना है, उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाती है, गंगा तीरी। गंगा तीरी आपकी कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। ये मुख्यतः ये गाय की प्रजाति है, गाय की प्रजाति या नस्ल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। गाय की प्रजाति या नस्ल गंगा तीरी आपके कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में एग्जाम देंगे कुछ भी, तो आपको जो उत्तर प्रदेश का जो भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा वो दिमाग में जरूर रखना है। तो गंगा तीरी गाय की जो नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ये मैं 2-3 बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको बस दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको दोबारा कभी भी गंगा तीरी जैसे नजर आए कि गंगा तीरी कहाँ पर होगा, तो आप तुरंत लगा लें उत्तर प्रदेश में होगी, ठीक है ना। तो गंगा तीरी आपको उत्तर प्रदेश में भी, जिसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी कम है। ये बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती, ये दिन में 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर ये अधिकतम दूध देती है, 3 से 5 लीटर, ठीक है। 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम को, बहुत कम इसका दूध देने की क्षमता है, ठीक है। तो ये हो गई गंगा तीरी की बात हो गई। आगे बात करते हैं आपकी हम हरियाणवी और थापर, मुख्यतः द्विकाजी हैं। हरियाणवी मैंने बताया था ना, कुछ गाय ऐसी हैं हरियाणवी और थार पारकर। थार पारकर, हरियाणवी और थार पारकर द्विकाजी हैं, मतलब ये दूध भी देती हैं और जैसे जुताई, जैसे आप बैलों को नथ के जुताई करते हैं ना, तो आप ऐसे लिख लिए द्विकाजी हैं। मतलब ये दोनों काम करती हैं, भार वाला भी काम करती हैं और दूध भी देती हैं। क्या करेंगी आप, कैसे याद करेंगे, भार वाहक एवं दूध दोनों करती हैं। भार वाहक भी हैं, जैसे मैंने बताया भार वाहक भी हैं और ये दूध भी देती हैं। ये दोनों काम करती हैं। कौन सी दो गाय, सिर्फ आपको ये जो कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है ना कि सिर्फ यही करती हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपके लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, किसी और असंघ लोक सेवा आयोग में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि हरियाणा राजस्थान से कुछ ज़्यादा लोग IAS PCS अरे IAS बनते हैं, तो इस तरह के मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन सी गाय है, ठीक है ना। तो थार पारकर आपकी राजस्थान की है। तो ये दोनों काम भार वाहक का भी करती हैं और दूध का भी काम करती हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने भारत में सर्वाधिक जो भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब आते हैं आपकी भैंस की बात करते हैं, क्या करते हैं, भैंस की बात करते हैं, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। जो सर्वाधिक भैंस है, अब भैंस लिख लीजिएगा यहाँ पर, सर्वाधिक भैंस आपकी कहाँ पाई जाएंगी, उत्तर प्रदेश में।
लिख ही लीजिए, सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, सर्वाधिक भैंस आपकी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती है। भारत में भैंस की कई नस्लें पाई जाती है। जैसे गाय की नस्लें पाई गई, वैसे भारत में कई नस्लें पाई जाती हैं, कई नस्लें पाई जाती हैं। इसमें जो मुर्रा है, मुर्रा के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही जानकारी होनी चाहिए आप लोगों के पास, तो आप लिख लीजिए मुर्रा। मुर्रा जो भैंस है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है, बहुत ज़्यादा दूध देती है। बहुत कम चारा पानी, मतलब चारा भी खाती है, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा देती है। कौन सी? मुर्रा भैंस। ठीक है ना। फिर आती है आपकी भदावरी भैंस। ये दो प्रकार की भैंसें आपकी कुछ ज़्यादा दूध देती हैं। सबसे ज़्यादा दूध आपकी मुर्रा देती है। ठीक है ना। इसके पता है, छोटे छोटे एकदम सींग जो हैं एकदम छोटे से होते हैं और ऐसे मुड़े होते हैं, एकदम एक ही में आपको लगेगा। इतनी मतलब इनकी बनावट जो होती है मुर्रा भैंस की, एकदम बहुत ही सुंदर होती है कि एक बार आप जैसे कहीं देखेंगे जानवर, जैसे देखें आपकी गाय देखो, कहेंगे कि वो वाली गाय देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, एकदम स्वच्छ साफ है एकदम ऐसे। तो इसी तरह मुर्रा भैंस भी है, बहुत ही आपको अच्छी लगती है देखने में। एकदम चिकनी चिकनी भैंसें होती हैं, एकदम छोटे छोटे इनके सींग होते हैं। ठीक है ना। और चारा बहुत कम खाती हैं, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा देती है। मुर्रा भैंस हो गई आपकी, भदावरी हो गई, जाफराबादी हो गई, जाफराबादी आपकी हो गई। जाफराबादी के विषय में तो ऐसे मतलब बहुत जानकारी नहीं है, बस किताबी ही मुझे जानकारी है जाफराबादी। लेकिन ये दोनों तो हमारे घर पे रही हैं, तो हमें पता है इनके विषय में, तो इसलिए बता रहा हूँ। जाफराबादी हो गई आपकी, सूतरी हो गई। क्या हो गई? सूतरी हो गई, सूतरी हो गई। फिर उसके बाद आपकी आती है, सूतरी हो गई, महसाना हो गई। क्या हो गई? महसाना हो गई, महासाना हो गई आपकी, महासाना हो गई। नागपुरी हो गई, नागपुरी हो गई, नागपुरी हो गई, नीली हो गई। ये इतनी क्या है? भैंस की प्रजाति या नस्ल है। मुर्रा हो गई, भदावरी हो गई, जाफराबादी हो गई, सूतरी हो गई, महसाना हो गई, नागपुरी हो गई, नीली हो गई। तो इतनी जो ये भैंस की प्रजातियां, इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी मिलेगी? तो मुर्रा मिलेगी और भदावरी मिलेगी, मुर्रा और भदावरी मिलती है। ठीक है ना। आज भारत में सर्वाधिक भेड़ जो है, अब भेड़ की यहाँ पर बात आ गई, तो सर्वाधिक भेड़ भारत की कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक भेड़ और पाई जाती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर आपकी पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश अभी और किस चीज में चर्चा में है, आप उसे भी कमेंट करेंगे कि भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मुझे अचानक एक प्रश्न आया, भारत का सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? क्षेत्र मैंने पूछा है, ठीक है ना, प्रतिशत नहीं। आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। तो आंध्र प्रदेश में देश की सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ें कश्मीर में, देश की सबसे अच्छी नस्लें किसकी? भेड़ की। आप यहाँ क्या लिख लेंगे? भेड़ पशुपालन। गाय भैंस आपका हुआ आया, भेड़ पशुपालन। तो देश की सबसे अच्छी नस्लें कहाँ पाई जाती हैं? तो कश्मीर में, कुल्लू घाटी में, कुल्लू घाटी, कुल्लू हो गई, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। ये जितनी भी घाटियां हैं ऊपर वाली, यहाँ पर आपकी भेड़ की नस्लें, सबसे अच्छी भेड़ की नस्लें आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, कुल्लू घाटी में पाई जाती हैं। चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, आप चंबा घाटी भी यहाँ लिख लीजिएगा, चंबा घाटी, चंबा घाटी। ठीक है ना। चंबा घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी आदि में क्या पाई जाती है? भेड़ की बहुत ही अच्छी नस्लें पाई जाती है। ठीक है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। जो बकरी है उसे क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय कहा जाता है। तो भेड़ के बाद तो आप जब जान रहे हैं कि भेड़ का सबसे अधिक पशुपालन कहाँ होता है, तो कश्मीर में सबसे अच्छी नस्ल की पाई जाती है।
तो वहीं से ऊन सबसे अच्छी कहाँ की पाई जाती है? कश्मीरी ऊन। कश्मीरी शाल आप लोग जैसे खरीदते हैं जब ठंडी आती है तो किस लिए खरीदते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म करता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छी ऊन का बना हुआ होता है। क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार की भेड़ें पाई जाती है। कभी इसके विषय में चर्चा हुई तो मैं इसे अलग से बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पर एक दो प्रकार की नहीं, कई प्रकार की मतलब ऊन या भेड़ें पाई जाती हैं, तो उनके विषय में मैं बात करूंगी। अब आते हैं बकरी के लिए। बकरी, तो बकरी जो है तो इसे क्या कहा जाता है? गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीबों की गाय कहा जाता है। क्यों गरीबों की गाय कहा जाता है? क्योंकि ये इसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि इसका जो दूध होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। चाहे आप बच्चों को दें, चाहे स्वयं पिए या अपने से बूढ़ों को, चाहे जिसे ये मतलब सबसे पहले तो ये रोगों को खत्म करता है शरीर से। जैसे गाय का दूध माना जाता है कि बहुत ही अच्छा होता है, वैसे बकरी का दूध बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस, इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है? दूध, मांस, चमड़ा आदि प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त किया? दूध, मांस आदि। जैसे अब दूध और बकरी को लोग मतलब काटते हैं तो उससे क्या मांस बनता है, बकरी की खाल का क्या बनता है? चमड़ा भी बनता है, ठीक है ना। तो इससे 3 चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। इसे गरीबों की गाय कही जाती है। जमुनापारी जो मतलब बकरी है, जमुनापारी जैसे आप जान लेंगे, गरीबों की गाय कही जाती है। भारत में मांस का स्रोत लगभग 75, भारत में जो मांस है वो 35% लगभग केवल बकरी से पाया जाता है। 35% लगभग बकरी केवल, देखो कितनी ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो मांस है वो लगभग 35%, थोड़ा सा कम नहीं तो 50% के आसपास तो केवल बकरी पूर्ति करती है मांस की, जो लोग खाते हैं, जिनके लिए मरती हैं बेचारी, काटी जाती हैं। वैसे मांस खाना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि किसी जीव की हत्या करके आप उनको खाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके जो लोग कहते हैं कि अरे हम काटे हैं क्या, हम तो खरीद के लाए, लेकिन वो आपके लिए ही कटी है, बस ये मायने रखता है। आप उसे खा रहे हैं तो वो आपके लिए हुई ना, आप किसी और के माध्यम से वो काटी गई, लेकिन आप सबके लिए काटी गई ना जो मांस खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसके लिए होते हैं? भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी है, भारत में सर्वाधिक, भारत की बात आ गई, भारत में सर्वाधिक जो दूध देती है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापार है। जमुनापारी आप इसे कहते हैं, या कोई जमुनापारी भी इसे कहता है, क्योंकि जमुनापारी बकरी का बहुत ही नाम है कि जमुनापारी नस्ल की बकरी है। ये मांस एवं दूध दोनों की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी, क्योंकि ये दूध भी बहुत अच्छी देती है, आप जान ही रहे, दूध बहुत अच्छा देती है। और ये मांस के लिए अगर वो दूध दे रही तो वो अच्छी खासी हट्टी कट्टी होगी। जब अच्छा मांस है तो अच्छा दूध भी देगी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम। ये लगभग एक दिन में 3 लीटर तक, 2.5 से 3 लीटर दूध देती है। इतना तो गंगा आपकी जो गाय थी उत्तर प्रदेश की, गंगा तीरी, वो इतना दूध नहीं देती है। कभी कभी वो 1 ही 2 लीटर दूध देती है, लेकिन ये 2.5 से 3 लीटर दूध एक दिन में देती है। 24 घंटे में एक दिन में कितना दूध देती है? भारत में श्वेत क्रांति। अब आते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो आपके दूध को ही कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? लिखिए आप। भारत में श्वेत क्रांति, क्या लिखेंगे आप? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड, क्या? ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऐसे पूरा आप लिखिए। ये प्रश्न पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, क्या लिखेंगे? ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट योजना से प्रारंभ हुआ भारत में, यहीं से श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक लिखिए। श्वेत क्रांति के जनक किसके? श्वेत क्रांति के। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। आप लोग बताएंगे कि विश्व में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ये तो भारत की बात हो गई है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन।
को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। आप जान ही रहे हैं इसे किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन से है। अभी जैसे मैंने बताया कि वर्ष 2017-18 की जो गणना हुई थी, तो 2018-19 में दुग्ध की जो भारत में उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का जो 18-19 में दुग्ध उत्पादन है, तो भारत का स्थान विश्व में प्रथम है दुग्ध उत्पादन में। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, भारत का प्रथम स्थान है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो प्रथम स्थान है, ठीक है ना। इस संदर्भ में भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो दूसरे नंबर पे आपका यूएसए आएगा, तीसरे नंबर पे आपका पाक आएगा, मतलब पाकिस्तान आता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आपका पाकिस्तान आता है। भारत में राज्यों की दृष्टि से सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन, मैंने आपको पहले ही ये प्रश्न बता दिया कि उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर भैंसों की जनसंख्या मतलब अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर दुग्ध उत्पादन गाय भैंस सभी बकरी सब पाई जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है दुग्ध उत्पादन के विषय में, ठीक है। अगला है कि इसके बाद राजस्थान, और तीसरे में आता है आपका मध्य प्रदेश। राजस्थान में वैसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन राजस्थान से अधिक जनसंख्या यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ पर पशुपालन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो राजस्थान फिर मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है ना। तीसरे स्थान में भारतवर्ष 2018-19 की, मतलब 2018-19 की 19 से दुग्ध की प्रति व्यक्ति कितनी है? तो 394 ग्राम है। 394 ग्राम प्रति व्यक्ति को दूध मिलना चाहिए। कितना? 394 ग्राम, मतलब मोटा मोटा आप 400 ग्राम लिख लीजिएगा। कितना? 400 ग्राम। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 400 ग्राम दूध मिलना चाहिए, पर इतना मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। 400 ग्राम दूध मिलना चाहिए, पर इतना मिल नहीं पाता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए कौन सा चलाया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट दुग्ध के लिए ही मेनली चलाया गया था। तो आप जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है, मैं अभी आपको प्रश्न इसके विषय में बताऊंगी कि स्टॉक फार्मिंग किसे कहा जाता है। तो स्टॉक फार्मिंग भी पशुओं का प्रजनन के लिए जाना जाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आगे आपसे बात करते हैं। जिसका प्रथम चरण 1970 से 80 में, क्योंकि यह 70 में शुरू हुआ था, तो इसका प्रथम चरण कब है? 1970 से 80 में है। 1980 में किसका? ये दुग्ध उत्पादन मतलब कहाँ पर है? 1970-80 में है। फिर उसके बाद दूसरा चरण 1981-85 में हुआ था। 1981 से 85 के बीच में हुआ था। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 3 ऐसे प्रश्न हैं जो आप स्टेट लेवल का यूपीपीसीएस राज्य लोक सेवा आयोग, या आप कहें कि राज्य लोक सेवा आयोग या यूपीपीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से लगभग आपके बनेंगे अब जो आने वाले हैं। बस 2 ही 3 इसमें इम्पोर्टेंट थे, जैसे गाय की नस्लें इम्पोर्टेंट थी, सिंधी वगैरह, मुर्रा हो गई भैंस के, और आपकी बकरी की नस्ल जो मैंने बताई कि कहाँ, जमुनापारी जो सबसे ज़्यादा दूध और मांस के लिए जानी जाती है। अब इसके बाद 1981 और से 85 तक ये दूसरी जनगणना, मतलब ये इसके विषय में श्वेत क्रांति के विषय में हुई। फिर उसके बाद आपकी तीसरी कब होती है? तो तीसरी आपकी 85 से 94 होती है। क्या होती है? तीसरी आपकी 1985 से 94 होती है, ठीक है ना, 1985 से 94 तक। अब जो प्रश्न बनेंगे आपके कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आप ये प्रश्न लिखिए, कहाँ पर? भारतीय, इसको मिटा लीजिएगा थोड़ा, आप क्या मिटाएंगे? हम ही मिटाएंगे, मिटा लेते हैं। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना किस नाम से जानी जाती? तो आनंद किस नाम से जानी जाती है? तो आनंद कहाँ पर आपका पड़ता है? ये आनंद कहाँ पर आपका पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है आपका? तो गुजरात में, ठीक है।
गुजरात में। अगला प्रश्न आपका है कि ये 1970 में की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम डेयरी की स्थापना 1970 में कहाँ की गई थी? आनंद, गुजरात। आनंद नाम आप सुने होंगे, आनंद, अमूल, ये सब कहाँ के? गुजरात के ही, ठीक है ना। तो 1970 में इसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड जो योजना रही उसे उसको बढ़ावा देना रहा। उसको क्या करना था? बढ़ावा या सफल करना रहा। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यही पूछे जाते हैं। तो कब हुई? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। क्या याद करेंगे? 1965 में हुई थी, ठीक है। वर्गीज कुरियन मतलब नेशनल डेयरी विकास बोर्ड एवं भारतीय डेयरी निगम के अनुसार डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये प्रश्न आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान आपका कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा, करनाल, हरियाणा के करनाल में पड़ता है आपका, ठीक है ना। 1989 में ये जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 1989 में। क्या लिखेंगे इसे? 1989 में इसे किसका दर्जा दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का। किसका दर्जा दिया गया? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। 2019 में कुल पशुधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर पाया जाता है, ठीक है। जबकि मवेशियों मतलब मवेशियों या गवेशियों, गाय के संबंध में शीर्ष 3 स्थान आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। मवेशियों के मामले में आप और गवेशियों उत्तर प्रदेश मत लगा देना गलती से भी। क्या है? पश्चिम बंगाल है आपका, वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद आपका आता है यूपी, फिर आपका आता है एमपी। ये प्रश्न ही काफी इम्पोर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। क्योंकि मवेशियों लोग ये सोचेंगे कि सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन तो आपका कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो पशु चारण भी कहाँ पर होगा या पशु चराने वाले मवेशी कहाँ पर होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा आपके वेस्ट बंगाल, तब उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना। तो ये आप आज की आपकी जो पशुपालन है, आपका कुक्कुट पालन और रेशम कीट पालन थोड़ा सा बच रहा है, पर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। रेशम कीट पालन में ससुत के पेड़ में पालन का किया जाता है, और कुक्कुट पालन में आप जान ही रहे हैं कि बकरी, अरे मुर्गी मुर्गा सब आते हैं। तो इनके विषय में थोड़ा सा किसी दिन 10-15 मिनट की चर्चा हम कर देंगे, पर वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उसे नहीं रखा। इसमें जितना मैंने आपको आज की क्लास में बताया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले इसे सोचा कि इसे बता दिया जाए आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आरओ में, आपके यूपी पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में प्रश्न लगभग यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें बताया। लेकिन जिनका यहाँ पर स्थान है, और जैसे बिहार का नाम कैसे आएगा यहाँ पर? तो बिहार का नाम एक ही शब्द के लिए आ सकता है कि पशुओं का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने जनगणना की बात की थी, तो पशुपालन की तो जनगणना ये हो गई आपकी। जैसे मैंने बताया कि मनुष्यों की जनगणना, तो इसमें सबसे बड़ी बात आपके लिए ये हो जाती है कि क्या हर एक बच्चे की जनगणना या गणना की जाती है कि जो 1 साल 2 साल का है या 4 साल 5 साल का है, क्या उन सभी बच्चों की जनगणना की जाती है? तो आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे कि क्या हर एक बच्चे की जनगणना जब होती है तो उनकी गणना की जाती है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप लोग उत्तर हाँ या ना में देंगे। हाँ है तो हाँ देंगे, नहीं है तो नहीं। तो इसके विषय में मैं या तो आप लोगों के लिए उत्तर वहाँ पर
कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या कोई भी उत्तर देगा तो मैं वहाँ पर बता दूंगी कि हाँ ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पशुपालन आपका समाप्त होता है। इसके कुछ प्रश्न हैं जो अभी तो नहीं, किसी दिन जो प्रश्न, क्योंकि बाकी भी सब बचे हुए हैं। मैं तो ये 2 दिन से श्रृंखला शुरू की थी कि पढ़ाने के बाद कुछ 2-4-10 प्रश्न आप लोगों को बता दिए जाएं कि यूपी पीसीएस या आरओ में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों की ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो पाए कि जो बताया जा रहा है क्या वहाँ से प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते। इसलिए मैं प्रश्न की वो 2-4-6 प्रश्नों की श्रृंखला लाई थी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी भी एक श्रृंखला ला दूंगी कि भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। जैसे आप यहाँ से प्रश्न तो आप बता देंगे कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप बताएंगे उसकी प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर आपका यूएसए आता है और तीसरे स्थान पर आपका पाक आता है या पाकिस्तान आता है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है तो जमुना पार है। ये मांस और दूध दोनों के लिए जानी जाती है। थार पारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान जो है वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र, या आप पश्चिमी भाग कह सकते हैं कि राजस्थान के पश्चिम में ये थार पार वगैरह जो नस्लें हैं, ये थार पारकर ये सारी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, साहीवाल। साहीवाल गाय है जो वो दूध देती है। तो साहीवाल जैसे इसमें दिया गया है, साहीवाल गाय की प्रजाति मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। इसकी दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक है। जैसे मैंने बताया कि ये 25 से 30 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। 25 से 30 लीटर दूध ये प्रतिदिन देती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आपका ये भी पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड, जो मैंने बताया कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे जो दुग्ध उत्पादन का वितरण है उससे है। किससे, क्योंकि जब श्वेत क्रांति हुई तो वहीं से क्या शुरू हुआ, ऑपरेशन फ्लड। तो ये दुग्ध उत्पादन का जो वितरण है वहां से। भारत की श्वेत क्रांति के जनक मैंने पूछ लिया। श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, अंडा से, दूध से, मछली से, गेहूं से, तो आप बता ही लेंगे कि दूध से है। निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है, तो आप बता ही लेंगे वर्गीज कुरियन। तो इस तरह के प्रश्न आपके जो मैंने लास्ट में पूछा, तो एमपीपीसीएस 2012 में पूछा गया श्वेत क्रांति संबंधित है। 2000 यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। इससे काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसे मतलब पढ़ेंगे, अच्छे से वीडियो देखिएगा। और मैं बार बार वो बात तो बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि आप इसे शेयर करें, लाइक कमेंट करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कहने से ये होता है कि अरे पढ़ाती कम है, बताती कम है, लोग रोज यही कहती, पर ऐसा नहीं है। आप इसे जब अपना चैनल समझकर आगे बढ़ाएंगे तो इसमें और ही प्रोग्रेस होगा। फिर आपके लिए कुछ और चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल UPSC ज्ञान दायनी सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको अभी भेजी नहीं जा रही, क्योंकि अभी वहाँ पर काफ़ी कम लोग जुड़े हैं। तो जैसे ही अगर उसमें जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे ही 100 के पार हो जा रही, तो वहाँ पर आपको ये सारी PDF वहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सब लोग अपने से बड़ों का सम्मान करिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। अगर आप कुछ देने योग्य हैं तो दीजिएगा, अपनी पढ़ाई को धार देते रहिएगा। यहाँ पर जैसे आजकल मौसम चल रहा है बारिश का, तो आप बीमारी से भी बचिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है शरीर में लोगों के। तो उस वजह से हर एक चीज़ से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिएगा। और बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।